अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और ईसा नकवी एक हफ्ते के लिए छुट्टियों पर है, उनकी जगह ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। आज हम दो तीन बड़े अहम इश्यूज के ऊपर बातचीत करेंगे। एक, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े अहम केसेस, एक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल जिसके ऊपर 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया, और सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं चलाए जा सकते, ये फैसला दिया गया है। कुछ इसकी मजीद डिटेल है जो आपसे शेयर करेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे अपने पैनल से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में 90 रोज के इलेक्शन के हवाले से मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किए गए हैं। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं। लाहौर में एक तगड़ा जलसा किया उन्होंने और अपना पैगाम अवाम को और पाकिस्तान के जितने भी सियासत के स्टेक होल्डर हैं उनको उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। कुछ उसके अंदर इशारे हैं और कुछ जगहों के ऊपर मियां साहब अभी भी खामोश हैं। ये हवाला हम ज़ेर बहस लाएंगे प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ जो साइफर का बड़ा अहम केस जो है, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडयाला जेल में है और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 27 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है जहां गवाहान को तलब किया गया, गवाही का अमल शुरू होगा और उसके बाद फिर जवाब और जवाबुल जवाब, और फिर ये मामला किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी केस के अंदर अपीलें भी अभी मौजूद हैं और उन अपीलों के ऊपर फैसले भी महफूज हैं। और दूसरी तरफ कल इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तलब किया हुआ है। शारा दस्तूर के ऊपर बड़ी हंगामा खेज सरगर्मियां देखने को मिल सकती हैं, जहां पे इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पे इमरान खान को तलब किया था और कहा था कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब को खत लिखे गए थे कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और यहाँ पे पेश किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद में होंगे। वो अपनी दोनों केसेस अल अजीजिया और एवन फील्ड केस के अंदर उनकी अपीलें जो हैं वो बहाल होने के हवाले से दरख्वास्त दायर हो चुकी है, और वो केस भी एहतसाब अदालत में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी कल पेशी होगी, वो सरेंडर करेंगे। तो इसलिए इस्लामाबाद काफ़ी हंगामा खेज सियासी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर अभी हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत आगे कैसे बढ़ेगी। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। और स्काइप पे हमें अहमद अवैस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनसे हम तमाम लीगल इश्यूज डिस्कस करेंगे, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका भी। और इसी तरह से हमें सफर में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खैर सिंधु साहब, वो भी हमें स्काइप के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। सिंधु साहब आपका बहुत शुक्रिया कि सफर के दौरान भी आप हमें स्काइप के ऊपर टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले एक लीगल, क्योंकि सारे इश्यूज जो हैं ये अदालतों के अंदर हैं, तो अहमद साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, अहमद अवैस साहब, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला बड़े अरसे से लटका हुआ था कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में केस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बड़ा वाज़ेह फैसला आ गया कि सिविलियंस के केस नहीं होंगे। और दूसरा इसके साथ साथ जो है कि 2-3 सेक्शन जो है मिलिट्री एक्ट के, उनको गैर आइनी भी करार दिया गया। और जस्टिस रिया अफरीदी ने इस तनाजुर में तो अभी अपना फैसला महफूज किया हुआ है, राय नहीं दी कि आईनी है या गैर आईनी, लेकिन इस नुक्ते से उन्होंने इत्तफाक किया है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात नहीं हो सकते। तो 9 मई के बाद ये जो सारे केसेस थे, इसका आप पॉलिटिकली कितना फायदा देखते हैं? और बाज लोगों का ये ख्याल है कि मिलिट्री एक्ट में तो शायद सजाएं कम थी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में सजाएं ज्यादा हैं और सख्त हैं, तो उस तनाजुर में भी जरा बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा था इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, बहुत भरपूर इम्पैक्ट जो है पूरे कौम के ऊपर भी और पूरे मुल्क के ऊपर होगा। और का जो साल चढ़ा और बार बार अहमद साहब की तरफ मेरे ख्याल दोबारा आते हैं, आपकी शायद फ्रीजिंग हो रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही। यही क्वेश्चन जो है कि वो हुमायूं साहब से हम कर लेते हैं ताकि मीनवाइल जो है कि हम उनकी कनेक्टिविटी का इशू जो है वो भी एड्रेस कर लें। हुमायूं साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं?
बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पार्लियामेंटेरियन, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। इसमें ये हो जाता है, जो जो मेन मसला है, जो मिलिट्री कोर्ट्स का मसला है, उसमें लिमिटेशंस है गवाहों के लिहाज से, उसमें लिमिटेशंस है जिस तरीके से हो रहा है। जो उनको सुन रहे होते हैं उनमें मेजर है, उनमें कर्नल हैं जिनका लॉ से कोई एज सच वो एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहाँ पे जब जजेस आ रहे होते हैं तो उनकी एक पहले तो वो ऑब्वियसली उन सब का ताल्लुक लॉ के साथ शुरू से होता है, और फिर उसके बाद उनके केसेस होते हैं, किन किस्म के उन लोगों ने केसेस लड़े, क्या किए हैं, कैसे किए हैं, एंड देन ग्रेजुअली उन लोगों ने क्या, तो वो एक वो है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बायसिज्म हो जाती है उस इदारे की अगेंस्ट दैट थिंग। आप मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं बायस हो जाऊंगा, तो वहां पे जो जो इनजस्टिस का पहलू है वो ज़रा बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, आपके अपने इदारे के लोग कर रहे हैं तो वहां पे चूंकि वो भी आपके अपने ही लोग थे, आपके इदारे के खिलाफ किया है, वहां पे आप किसी हद तक वहां पे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ वहाँ पे ये जो राइट्स ऑफ दी जो फ्री एंड और अनबायस्ड ट्रायल्स होती है, वो वहाँ पे शायद उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। तो दिस इज़ अ गुड डिसीजन मेरी नज़र में। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें बाज़ चीज़ों में ये हो जाता है। अभी हम देखेंगे जस्टिस याया अफरीदी साहब ने क्या अपनी जो डिटेल जजमेंट में वो क्या करते हैं, उनमें से इस पे तो सब ने पांचों ने इत्तेफाक कर लिया कि जी ये नहीं हो सकते। अब बाकी वो डिटेल में वो क्या करते हैं, तो उसके लिहाज से कुछ चीजें सामने आएंगी और इंसान उस पे आप आगे कमेंट्स कर कमेंट सकते हैं। इंसान तो कर साहब की सकता तरफ है। चलते हैं। PMLN लेकिन ये ओवरऑल ये एक जनरली बेहतर डिसीजन है, सेन डिसीजन है जी। ठीक है, इंसाफ के तकाजों के हवाले से आप ये बात कर रहे हैं। सिंधु साहब, अब PDM गवर्नमेंट जब थी तो 9 मई के वाकयात हुए थे और उस वक्त ये तमाम के तमाम केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भेजने का भी फैसला किया था। 102 अफराद की लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, लेकिन अभी ये फैसला उसके बरक्स हुआ है। तो आप इस फैसले को मजमूई तौर पर भी कैसे देखते हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील के इम्कान आपको किस हद तक नजर आ रहे हैं? अदालती उस्मा का फैसला, और बाय प्रोफेशन आई एम आल्सो लॉयर सिंस 1996 से हमें शुरू किया हुआ ये काम। तो अदालती उस्मा का एहतराम है बिल्कुल, और जो उन्होंने फैसला किया है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि जब भी ये डिटेल जजमेंट आती है उसके बाद। लेकिन मेरा अपना जो अदालती व्यू है, मुझे पता नहीं इस बात का, जजमेंट पढ़ेंगे उसके बाद राय और ज्यादा अच्छी दी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अपील में जाया जाएगा, इसलिए कि ये जो है उसका जो टोटली ताल्लुक है डायरेक्टली, ये 9 मई का काश से वाकया ना होता, मैं आज भी दोबारा कह रहा हूँ, इंसिडेंट ना होता कि हम अपने अदालतों पे हमलावर होते हैं, उनके प्रिंसिपलों को तोड़ते हैं, एम मालूम के प्रिंसिपलों को तोड़ते और हर GHQ पे हमला करते, काश ऐसा ना होता। लेकिन चूंकि बदकिस्मती से ये हो गया है, अभी देखेंगे अपील में क्या होता है, या अपील में व्हाटएवर। और सबसे पहले चूंकि पूरी जजमेंट आएगी या अफरीदी साहब तक, उसके बाद ही अपील दायर की जाएगी, उसके बाद इसमें। लेकिन चूंकि अदालती उस्मा का फैसला, मैं बासीयत वकील, मैं मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूँ, लेकिन बासीयत वकील मैं समझता हूँ कि अदालती उस्मा का जो फैसला है, जो भी अपील में जो फैसला हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अदालती उस्मा के फैसले में तनकीर भी की जा सकती है उसको हर तरीके से। लेकिन चूंकि फैसला आ गया, एक यूनानिमसली उन्होंने एक बात में मुतफिक हुए हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर आम अदालतों में भी केस होगा तो एक पंजाबी की मिसाल है कि मीर थलो निकल के परमाले से लिख लो जाना, तो पता चलेगा। ये भी इसमें भी टाइम लिमिट होगा। आम दहशतगर्दी की अदालतों में भी फैसले होते हैं, और वहाँ पे भी जो सेनेटर साहब मुहतरम में फरमा रहे थे, ये वो जो पैनल या जजेस व्हाटएवर दे हैव अ लीगल बैकग्राउंड, और उनके सारा ये लीगल बैकग्राउंड होता है। 1952 का जो एक्ट है उसके तहत ये मुकदमे थे, तो ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद भी उनके पास 3 अपीलों के चांसेस थे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और चीफ ऑफ पाकिस्तान के पास भी। लेकिन अब भी एंटी टेररिज्म कोर्ट और जो भी इदारे हैं वहाँ भी फैसले होंगे, और अगर मतलब जो भी है जिसके खिलाफ अगर अपील भी कामयाब नहीं होती तो कोई बात नहीं। इसमें तो हम चाहते हैं कि जो भी है, अगर कोई बिगड़ा है उसको बिल्कुल बाहर निकाला जाए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कानून के मुताबिक सजा दें। बहुत फेयर इनफ के इंसाफ के तकाजों को पूरा करना चाहिए और इसमें तमाम लोगों को सुना भी आना चाहिए, पूरा मौका भी दिया जाना चाहिए। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी जो आ रहे हैं सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ अहमद अवैस साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और खलील ताहिर सिद्धू साहब जो हैं PMLN के, हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसले अहम हुए हैं, कुछ पेंडिंग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं उनकी समाअत होनी है और साइफर कोर्ट में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इन तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की सियासत कैसे आगे बढ़ेगी। ब्रेक से पहले कुछ टेक्निकल इशू थे, हम अहमद अवैस साहब को दोबारा ले रहे हैं, लेकिन सिंधु साहब एक सवाल आपसे और मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि इसका बराह रास्त सियासत से भी अमल दखल है सारे केस का जो 9 मई के वाकयात और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स का था। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो कारकुन इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है उनको एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल जो है बेनिफिट होगा और शायद पॉलिटिकली भी कुछ बेनिफिट होगा। इसको आप देख रहे हैं या आप समझते हैं कि नहीं, जो बाकी अभी ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी इनके साथ वैसे ही डील किया जाएगा जैसे पिछले 6 माह के अंदर डील किया जा रहा है? उधर भी बहुत सारे लोगों ने आपके सामने स्टेटमेंट्स दिए हैं और कुछ 14 लोगों ने आज एक पिटीशन दायर की थी कि हमारे बच्चों को या वहाँ पे जो भी उन्होंने किया है उनके साथ किसी किस्म का कोई टार्चर नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी आज लगी थी दरखास्त साहब। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्योंकि वहाँ के माहौल का नहीं पता, अल्लाह ताला ना करे ऐसे माहौल का पता हो, तो अगर ये बाहर भी आते हैं दूसरी अदालतों में जेलों में जाते हैं या सीसीडी में रहते हैं तो ये भी, लेकिन ये है कि एक बात मैं जरूरी कहना चाहता हूँ जो अभी सेंटर साहब ने फरमाई थी राइट टू फेयर ट्रायल, वो मैं समझ रहा हूँ उसको लाजमी करना चाहिए और जो बेगुनाह उसको छोड़ना चाहिए और जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये होना है। दूसरा फैसला तो होना चाहिए जो 9 वाला, ये तो अब नहीं, 4 फ्रेम हो गया उसमें भी होगी, अब अपना गिरा होगी, फिर उससे क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर उसके बाद फाइनल फैसला आएगा उसमें भी। ये काफी चीजें आप लीगली जो है तेज हो गई है, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई है कि कम से कम ये नहीं हुआ कि जी अदारे जो है अदारों की कन्फर्टेशन नहीं होनी चाहिए, अब ये काम खत्म हो जाएंगे। जी अच्छा, ये बताएं सिद्धू साहब, फिर मैं हवायू साहब से भी इस पे ऊपर जरूर कमेंट्स लूंगा कि मियां साहब के खिताब के अंदर इलेक्शन का जो एलिमेंट था वो एक मिसिंग है। ये इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन मोड के अंदर है, असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, चले 90 दिन ना से ही हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद जनवरी है, फरवरी है, जो भी डेट आनी है, लेकिन मियां साहब इलेक्शन के हवाले से सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे सारा मोड़ है। सियासतदान का तो सबसे पहला डिमांड यही होती है कि जनाब और इतना तगड़ा जलसा जहां पे आपके सामने हजारों या लाखों अफराद हों, वहां तो पॉलिटिशियन वैसे भी कहता है जनाब मैदान खुला है, आ जाए मुकाबला करते हैं। तो मियां साहब इलेक्शन पे क्यों खामोश हैं इतने? ये आज उन्होंने बात की है दोबारा इस पे, जब कुछ जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दिस इज द प्योरली अपना जो मैंडेट है, इट्स द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो लेकिन ये जब मुज़ाकराती टीमें गई हैं सारी पार्टी की, पीसीआईटी भी गई है, पीपल्स पार्टी भी गई है, हमारी तरफ से भी राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे लोग इलेक्शन कमीशन गए थे। इलेक्शन कमीशन में तो मार्च तक इलेक्शन डेट दिया जा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दी होगी, जिस इलाके से सेंटर साहब तक ले सकते हैं वहाँ भी कहते हैं बहुत बर्फ पड़ती, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको फाइनल डेट दे देता हूँ, इतना जो मेरे ख्याल में है दुरुस्त होगी, ये 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान में। चले फिर गुड, अल्लाह करे हो जाए। अहमद अवैस साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अवैस साहब, पहले तो आपकी एक लीगल ओपिनियन हमें चाहिए जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम फैसला दिया है, फिर हम इलेक्शन या बाकी पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ आते हैं। अहमद साहब जी देखिए, बात यह है कि ये मिलिट्री कोर्ट का जो इशू के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसकी सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली पूरी कौम को एक ऐसी हिजान आमेज कैफियत से बाहर निकाल दिया, और नंबर 2 पाकिस्तान के आइन की सुपरमेसी एस्टैब्लिश हुई। क्योंकि एक आपने पीछे ये इस साल के शुरू से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे एक गलत किस्म का रुझान जो है वो उसको प्रमोट किया जा रहा था, और वो ये था कि रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला जा रहा था। ये बड़ा खतरनाक था कि आइन की कोई हैसियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ की कोई हैसियत नहीं है, और जो हम कह रहे हैं वो हैसियत है उसकी। और इसीलिए कि वो आपने देखा कि वो मिलिट्री कोर्ट में हो जाएंगे, केस होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग के बावजूद वो केस शुरू कर दिए गए थे। तो ये सबसे बड़ी बात जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अप होल्ड होने से पाकिस्तान के मसाइल का हल की तरफ ये लीप फॉरवर्ड है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि कोई जब ये प्रवेल करेगी, ये सेंस प्रवेल करेगी, ये स्पिरिट प्रवेल करेगी कि नो वन इज सुप्रीम एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, और सब उसके सबसर्विएंट हैं, उसके अंडर हैं। तो आप देखिएगा कि क्योंकि ये ट्रायल जो था ये आर्टिकल 10A के मुनाफी था बिल्कुल,
ट्रायल ओपन होना चाहिए, राइट टू क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए, एक पूरे हर तरीके से हक हासिल होना चाहिए हर एक्यूज को अपने आप को डिफेंड करने का। और वहां पे मिलिट्री कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के आज बेंच ने आपने देखा उनके सवालात से भी बड़ी चीज ये मुतरश्शे थी कि वो जब वो सवाल में भी ये कह रहे थे कि ये कोर्ट, ये जो मिलिट्री आर्मी एक्ट है, ये तो इंटरनल अफेयर्स के लिए बना है, उनकी इंटरनल वर्किंग के लिए। इसमें कहीं स्कोप नहीं है कि आप बाहर से सिविलियंस को भी इसमें इंडक्ट कर लेंगे। तो ये फैसला आ गया। अब दूसरा बड़ा फैसला मेरा ख्याल में इसके बाद जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आगे आइन के मुतालिक है कि जो इलेक्शन के मुतालिक आइन से जो इंतहाई जरूरी है। इसमें जो है कि 2 नवंबर तक समाअत गई है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था शायद डे टू डे बेसिस के ऊपर होगा, लेकिन 2 नवंबर तक चली गया। 90 दिन के अंदर तो ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी गलत चाहिए नहीं था, लेकिन चीफ साहब ने बहरहाल डेट डाल दी उसमें। इसको चाहिए था कि डे टू डे बेस के ऊपर जैसे उन्होंने कहा था उसके मुताबिक इसको चलाना चाहिए था। और इसमें भी एक इंप्रेशन को डिस्पेल करना पड़ेगा, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट सुप्रीम टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसके अंडर है सारे अदारे। ये जिस तरीके से मेलाफाइडली और हैंड इन ग्लव विद पीडीएम और पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ और मियां साहब की फैमिली के साथ ये उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ये इलेक्शन के मुताबिक जो कुछ भी बातचीत करते रहे हैं एक दफा, और इसको डिले करने का भी जो मर्दमशुमारी की बात की और मुहाका बंदों की वर्दियों की बात की, आप कभी इसको गौर कीजिएगा कि ये तमाम बदनीयती के ऊपर बुनियाद है इसकी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 फिक्रों में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जी कंप्लीट कर ले, फिर जरा हम मैं बताने लगा हूँ। वो ये है कि देखिए, जब 2022 में अप्रैल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा था ये फैसला करने के लिए कि जो कदम उठाया गया था नेशनल असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ये अदम एतमाद की तहरीक मोशन के ऊपर जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में फैसला करने से पहले बेंच ने चीफ इलेक्शन कमीशन को अदालत ने बुलाया और कहा कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये सारी बातें हल्का मंदी की बात की और ये मर्दमशुमारी की बात करने के बाद कहा कि हमें 5-6-7 माह चाहिए इलेक्शन की तैयारी, हम तैयार हो जाएंगे। अब ये अप्रैल 2022 की बात है, आप अंदाजा लगाइए। आज अप्रैल 2022 से 1 साल और 1.5 साल का से ज्यादा का अर्सा गुजर गया और वो मुकम्मल नहीं हुआ। 1.5 साल के अरसे में अभी वो वहां ही खड़े हैं, इसलिए कि शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर उन्होंने जो सीसीआई की मीटिंग हुई थी वो इलेक्शन नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने से, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने से वो 1 दिन पहले वो मीटिंग रखी गई। वो उससे लगता था कि शायद इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं। मैं जरा हमायूं मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। ये सिद्धू साहब ने एक अच्छी बात ये की है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होगा। अभी तो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि 90 दिन की मुद्दत तो इररेलेवेंट हो जाएगी। 2 नवंबर को समाअत होगी, नोटिस है, वो आएंगे, जवाब देंगे, तो 6 नवंबर से पहले इलेक्शन होना चाहिए था 90 दिन के अंदर। वो तो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में या इवन इस हेयरिंग के दौरान एटलीस्ट इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है, तो उसके बाद मजीद ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जो इन्वायरमेंट थी इसमें मजीद कमी आएगी? जैसे अभी इस फैसले से जो मिलिट्री ट्रायल और ये जो कोर्ट के हवाले से फैसला आया है, इसके बाद मजीद आप समझते हैं बेहतरी होगी? देखिए, जैसे ताहिर सिंधु साहब ने बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी ने ये नहीं कहा कि जिस शख्स ने 9 मई में शरपसंदी की हो और उसके खिलाफ ठोस सबूत हो, उसको सजा ना दे। बिल्कुल, हम सब ने कहा कि उनको सजा दे, लेकिन उनके खिलाफ जो शवाहिद है वो पहले प्रॉपर तरीके से वो कर ले और उसके बाद जरूर सजा दे। होना भी चाहिए, इस किस्म की चीज होनी नहीं चाहिए। आई विश कि ये ना होती, बिल्कुल आई एग्री विद हिम। अब जो बात आ जाती है इलेक्शन की, देखिए इस तरह ये है कि एज ऑफ टुडे हमारी पंजाब की और केपी की जो निगरान हुकूमत है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हमारे दो सूबों के आर्टिकल 224(2) के लिहाज से इलेक्शंस नहीं हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रही हम किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। और ये भी ये 2 हफ्तों के बाद ये भी खत्म नवंबर हो के जाएगा। बाद ये निगरान हुकूमत भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, जो आपका जो जिस बेसिस पे ये कह रहे हैं ना कि ये आप हल्का बंदियां वगैरह सारी चीजें, आप एक बात याद रखिए कि आपका हर साल डेली बेसिस पे आपके वोटर्स बढ़ रहे हैं। साल में 40 कार्ड लाख जैसे बनते हैं सर। साल में 40 लाख, और पिछले 3-4 सालों में ये कोई 2.25 के करीब करोड़ के करीब लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा, ये 10 साल में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो डेमोग्राफिक प्लस अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उस लिहाज से आपको 10 साल बाद आपके बड़ा सिस्टम होता है। लेकिन दरमियान में जो हर साल आप हर इलेक्शन से पहले, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो जिमनी हो, चाहे कोई और हो, उसमें आप देखते हैं कि हमेशा कहा जाता है कि आप अपने, या अगर वो 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो रहे, तो वो कहते हैं कि आप अपने शनाख्ती कार्ड भेजिए ताकि आपको पता चल जाए आपका हल्का क्या, आपका पोलिंग स्टेशन क्या है। ये जो होता है ना, ये साथ साथ जो चल रहा होता है ना, ये हल्का बंदियां साथ साथ चल रही होती हैं। आपका सेंसस वो पुराना रहता है, वो सेंसस 10 साल बाद चेंज होता है। 2017 के बाद 2027 में होना चाहिए। इसको बेसिकली सिर्फ डिजिटलाइजेशन कर रहे थे। डिजिटलाइजेशन करने की वजह यह थी कि जो मुर्दा लोग आके वोट डालते तो वो पता चल जाए कि यार ये तो बेचारा मरा हुआ था, तू आके अभी वोट नहीं डाल सकते हो। तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाने था। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट था, उसके लिए ये था। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि आप इसको बिल्कुल ही एक नए सेंसस के लिहाज से करो। इट वाज जस्ट डिजिटलाइजेशन ऑफ व्हाट वाज द एग्जिस्टिंग वंस। तो उसको लेकर इन लोगों ने डिले किया, और जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि उसको सीसीआई का भी जो बैठना था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि 2 नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बैठे हुए थे। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया नहीं था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडर्स ने पहले ही बता दिया था कि इलेक्शंस जो होंगे वो जनवरी-फरवरी में होंगे। तो इनको कैसे पता था? मतलब पेट के भी हल्के हैं ना, तो फौरन कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्रेडिट ले ले। तो कहता है मायूसी ना फैले। अभी मैं नहीं, मायूसी नहीं, अभी मैं पूछूंगा, ताहिर साहब से पूछूंगा कि भाई आपको कैसे पता है 28 जनवरी में? देख, वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ने आखिरी हफ्ता का है ना, तो 30 जनवरी क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे पहले भी हो सकता है, 5 दिन पहले भी हो सकता है, फरवरी का पहला वीक भी हो सकता है। अगर बहुत ठंड होगी तो फरवरी के फर्स्ट वीक में कर लेंगे। आपको कैसे पता कि ये डेट है? मतलब देखिए ना, लेट्स बी, आई एम स्केप्टिकल। और आपने बिल्कुल सही बात की है। ये मियां नवाज शरीफ का वो आप सुन ले, उन्होंने कहा था मैं एक दिन भी डिले होने नहीं दूंगा इलेक्शन की डेट को। आज वो कहते हैं कि जी नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन तनख्वाह किस चीज की लेती है? कि वो हर वक्त तैयार हो कि जो ही इलेक्शन हो तो वो तैयार हो विदिन, वो बेसिकली दे शुड बी रेडी विदिन 60 डेज। मैं सिद्धू साहब आपकी तरफ आ रहा हूं कि इसमें इस परसेप्शन को कैसे आप जायल करेंगे कि आप अप्रैल 2022 की बात की अहमद अवैस साहब ने, और मोहम्मद साहब भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब हमें सबको पता था कि अगस्त के अंदर असम्बलियाँ तहलील होनी है और मार्च अप्रैल के अंदर मरदमशुमारी के नताइज वेबसाइट के ऊपर आ चुके थे, तो फिर उस वक्त हम उसको फाइनल कर लेते। तो ये जो कहा जाता है कि शायद इंटेंशंस शामिल थी जानबूझ के कि ताकि ये अगस्त से जाके इसको मामले को जनवरी-फरवरी तक लाया जाए। मियाँ साहब के केसेस का मामला था, चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली का मामला था, उसके साथ बहुत सी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो अब बज़ाहिर वो दिखाई भी दे रही हैं कि जो उस वक्त बातें कही थी वैसा ही हो रहा है। तो इस परसेप्शन को अब कैसे ज़ायल करेंगे कि ये सारी की सारी एक प्री प्लान नहीं बल्कि ये एक नेशनल किस्म का सारा ट्रांजेक्शन चल रही हैं? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। सबसे पहले तो मेरी बहुत मोहतरम है अहमद अवैस साहब, मैं उनको पता है मेरा कि मैं वो लोगों में से नहीं हूँ जो उनके साथ बदतमीजी करें या वो ऐसी बात है। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता। अब मेरे लिए बहुत सीनियर है और उन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई।
दोनों अदारे, सुप्रीम कोर्ट भी और इलेक्शन कमीशन, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अदारे हैं और दोनों पार्लियामेंट की पैदावार है। ये पार्लियामेंट बनाती है इनको, पार्लियामेंट। तो इसलिए ये इस बात की तो बड़ी काफी दौर में। दूसरा, सेंटर साहब ने फरमाया ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आर्टिकल 154, आई होप सो, उसमें है कि जब हल्का बंदियां CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती है तो देन आप दे नीड 4 months रिक्वायर्ड आप जो हल्का बंदियों के लिए और इलेक्शन के उसके जिप करनी होती है। दूसरे नंबर पे 45 से 54 दिन पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो शेड्यूल अनाउंस होता है। और तीसरे नंबर पे एक अभी सेंटर साहब ने फरमाया अगर कोई चीज आइन का आर्टिकल 260 मेरा ख्याल दुरुस्त है, उसमें लिखा कि अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनली होनी हो और वो उस दौर में उतनी मुद्दे में ना हो तो उसको गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल तो 100% क्लियर तक लिखा है आइन के आर्टिकल 260 में। आई थिंक 254 आई थिंक 254 है। और दूसरा, मैं थोड़ा चूंकि सफर में हूँ, मेरे पास बुक नहीं अभी। तीसरा, एक लाइटर नोट पे सेंटर साहब से फरमा रहे थे, इनको कैसे पता चल जाता है? ये सेनेटर साहब वैसे ही पता चलता है जैसे आपके जो चेयरमैन थे वो फरमाते थे कल शायद खान अब्बासी गिरफ्तार हो जाएगा, कल फलान गिरफ्तार हो जाएगा, तो वो हो जाते थे। तो शायद हमें भी कोई ना कोई जनाब का हमारे पास भी आ जाता है कि ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये चीज जो है कि एक परसेप्शन, जो मैंने एक क्वेश्चन था, आपने अहमद साहब को, मोहन साहब को रिस्पॉन्ड किया कि ये जो परसेप्शन है, अब बिल्कुल CCI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका इजलास होना है, वो टाइम फ्रेम भी चाहिए हल्का बंदियों के लिए, तो ये मुनासिब नहीं था मार्च अप्रैल में, जब पता है कि असम्बलियाँ तहलील होनी है अगस्त में, 9 अगस्त को या 13 अगस्त, तो मुद्दत वैसे भी 13-14 को ख़त्म हो रही थी, ताकि उतना टाइम पहले वो बना लिया जाए, इलेक्शन कमीशन को उतना टाइम दिया जाए कि वो अपनी सारी प्रिपरेशन कर ले। तो इसको मार्च अप्रैल से लेके अगस्त तक पेंडिंग में रखा गया CCI की मीटिंग को। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि हर 90 डेज में एक दफा CCI की मीटिंग होनी है, तो 90 डेज में तो नहीं, 16 माह में एक हुई सिर्फ। खालिद साहब, ये तो पहले भी हो सकता था, 42 माह पीछे की गवर्नमेंट रही है, 42 months, उसमें भी ये भी कर सकते थे, 2 था, एक खिलत के साथ भी कर सकते थे, तो इन्होंने भी नहीं किया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इलेक्शन होने में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होगा। जो 2018 में हुआ था, बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए और जनवरी में हो जाएंगे। मेरा अपना ईमान अदराब, मेरा परसेप्शन ये कहता है। अच्छा, आप बाज़ लोगों की एक राय, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस से हम बात ही जब करते हैं और इस्लामाबाद पिंडी में वैसे भी मुख्तलिफ लोगों से, तो उनका ये ख्याल है कि जो एक वो स्पेशल वो जो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन कौंसल बनाई गई थी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो 40-50 अरब डॉलर की है कुछ थोड़ा सा मटीरियलाइज कर लेते हैं, तो फिर तो 2-3 साल के लिए आप इलेक्शन भूल जाएं। ये एक ओपिनियन यहाँ सुनने को मिलती है कि फिर तो उसको मटीरियलाइज करके तो उसको समराज समेटे जाएंगे और फिर जाया जाएगा कि पहले मेशत और फिर इलेक्शन है, और अगर वो ना हुआ तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो क्या इस किस्म की फीलिंग्स आपको भी हैं, या समझते हैं कि नहीं, मियाँ साहब आ गए हैं, उनके केसेस किसी लॉजिकल एंड तक चले जाएंगे और इलेक्शन नहीं वाकई हो जाएंगे? अभी जो भी खालिद साहब, मैं मुझसे पूछा सवाल आप? जी आप सही। खालिद साहब, 100% मेरी तो जाती ही है और मेरा परसेप्शन और लीगल परसेप्शन भी यही कहता है इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के साथ चारा भी कोई नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में और ये जमहूरी अमल चलना चाहिए। मतलब जहाँ पे मतलब इतनी देर होगी, 5 साल पूरे हो गए। दूसरे नंबर पे भी फरमा रहे थे सेंटर साहब, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है, इनका 200 आर्टिकल 224, उसमें कहीं पे भी ये नहीं है। सिर्फ ये है कि जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आती तब तक वही गवर्नमेंट रहेगी जो अपना निगरान गवर्नमेंट है। इसके बारे में ये पिटीशन में भी जा चुके हैं कि उनको नल एंड वाइट करार दिया जाए, तो वो रिजेक्ट हो गई थी। इसलिए इलेक्शन हो गई, मेरा अपना जाती तौर पर इलेक्शन डेफिनेट हो गया। मियां साहब अगर आप नहीं तो फिर कभी भी नहीं, मैं आपको ये बात भी कह दूँ, इलेक्शन होंगे जनवरी में। चल गुड होने चाहिए। अहमद अवैस साहब की तरफ आते हैं। अहमद साहब, ये आप बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, 2-3 बड़े अहम केसेस हैं जिनका बुनियाद बनेगी इलेक्शन, उस इलेक्शन कैंपेन। मियां साहब के 2 केसेस हैं, अपीलें बहाल हो रही हैं, और एक उनका केस जो है वो अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड से हटकर तीसरा केस उनकी ताहयात नाअहली के हवाले से था। इलेक्शन एक्ट के अंदर भी तरमीम की गई और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है 5 साल की होगी नाअहली की। दूसरी तरफ इमरान खान है, साबिक प्राइम मिनिस्टर, तोशाखाना केस में उनको सज़ा हो चुकी है, साइफर पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो है कि 9 मई के कुछ केसेस के अंदर भी इतलात ऐसी आ रही हैं कि उनको नामजद किया जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में अब एक ये बात भी की गई, मौलाना साहब की तरफ से कहा गया जी कि हमें सियासी गुंजाइश निकालनी चाहिए, पीपल्स पार्टी ने कहा हमें मुफाहमत का माहौल पैदा करना चाहिए, और मियाँ साहब ने भी कहा कि हमें इंतकाम या माजी की बजाय आगे बढ़ना है और सबको मुत्तहिद होकर मुल्क से निकालना है और जो बुनियादी मर्ज है उसको एड्रेस करना है।
तो को आपको ये दिखाई देता है कि अगले आने वाले जो ये 3-4 हफ्ते हैं इनके अंदर दोनों तरफ को इक्वली कोई रिलीफ मिलेगा, या आप समझते हैं कि नहीं एक तरफ फ्री हैंड है और दूसरी तरफ जो है कि उनको कन्विक्शंस होंगी और वो इलेक्शन से बाहर होंगे? तो आप क्या माहौल देख रहे हैं ये सारा? देखिए, बात यह है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल को बगौर देखें तो ये बात बिल्कुल मुतरश्शे है, बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो काकर साहब की है और मियां नवाज शरीफ, ये बिल्कुल हैंड इन ग्लव है। अदरवाइज एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है किसी एक ऑपोजिशन के लीडर को एक वीवीआईपी से भी बढ़ के, जैसे कोई आसमान से कोई उतार उतरा है और वो पहली दफा उतरा है और उस तरह से जो उनके लिए जो सूरत हाल पैदा की गई है कि आपने देखे ना कि वो एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर के जी वो जहाज से आएंगे, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और फिर किले में उतरेंगे, किले से निकल के फिर गाड़ी में जाएंगे। तो मीटिंग थी पीटीआई की, वो कॉमन मीटिंग नहीं होने दी, कल उन्होंने लिया और मार धाड़ की उनको पुलिस ने। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या ये काम है? केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उनकी फैसिलिटेट करना फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इसका मतलब है कि ये वो भी कर रहे हैं जो मियां साहब की फैमिली चाह रही है, जो पीडीएम चाह रही थी। तो ये खतरनाक सूरत हाल जब तक नहीं बदलेगी, जब तक हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, मुंह से कुछ भी कहते रहें, जब प्रैक्टिकल स्टेप उस तरफ नहीं होगा तो कोई काम नहीं बनेगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन इज द ओनली आंसर। पाकिस्तान में 100 कहने के लिए इकोनॉमी बता दी इसको बदलने के लिए कि हमें इतने अरब आ जाएंगे पैसे और इतना आ जाएगा, तो लिहाजा 2-3 साल पोस्टपोन हो जाए। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और केयर टेकर सेटअप जो है ये तबाह कर देगा हम। काकर साहब तो अभी एक फेस करेंगे, एक और ट्राई, अभी उनके ऊपर केस बन रहा है। जो उन्होंने लंबा चौड़ा दौरा किया है वहाँ पे वो अमेरिका का और यूरोप का, वो उनके ऊपर केस दायर हो रहा है कि ये अपने प्रॉपर अपने प्राइवेट फंड से पैसे दें, वरना ये मेरा प्रॉपर्टी ब्रिज ऑफ ट्रस्ट का। तो ये जब इस किस्म की नीयत के साथ आए हों और वो इसीलिए वो शायद मियां नवाज शरीफ को सूट करते होंगे, क्योंकि जो बंदा करप्शन में एंटर होगा वही उनको क्वालिफाई करेगा। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम इन सब चीजों से हट के सियासतदान इकट्ठे बैठे मिलके आगे बैठते हैं। अहमद साहब, छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो इस वक्त पाकिस्तान को माशी या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके अंदर वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए प्रैक्टिकली? मतलब बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और ज़मीनी हकायक को देखते हुए प्रैक्टिकली कौन से ऐसे इकदाम हैं जो होने चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत करेंगे तो वे फॉरवर्ड की पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं इस हवाले से, और हमारी मोहम्मद सब कुछ बातें अहमद अवैस साहब ने कही, सिंधु साहब ने भी कही। अगर कुछ ज़मीनी हकायक देखें उसमें हमें ये तो नज़र आता है कि वो जो हम कहते हैं ना कि सबको यकसा मौके जो होने चाहिए केयर टेकर या गैर जानबदार हुकूमत में, वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम ये पिछली 2-3 दहाइयों से देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट आती है तो उसकी जो अपोजिशन है वो पै दर पै जो है कि मुख्तलिफ केसेस का शिकार होती है। फिर जब हुकूमत आती है वही जो शिकार होते हैं जब वापस आते हैं तो वो यके बाद दीगरे उसी तरह से क्लीन चिट उनको मिलती चलती है। तो ये एक साइकिल चल रहा है हमारे पिछली 2-3 दहाइयों से। इस साइकिल से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। इसकी बुनियादी रीजंस क्या है और इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, इस तरह मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ, 2 चीज़ें। एक प्योर करप्शन है, हमारे मुल्क में है करप्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि आप ऑडिट करें। ठीक है, आप ऑडिट करके देखें। फॉर एग्जांपल मैं आया हूं, मैं आज पार्लियामेंट में आया हूं। आने से पहले मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या था, मैं टैक्स कितना देता था, मैं बनाया कितना पैसे, मेरे साथ मेरे बच्चों का क्या हुआ हिसाब था,
उसके बाद फिर आप देखिए इस दौरान में उनका क्या हुआ था। मेरी बात चीज़ें रिजर्वेशन से, मेरी रिजर्वेशन इसलिए से कि जब मैं कंपनीज का देखता हूँ तो ज़्यादातर जो शरीफ फैमिलीज़ की जो कंपनीज हैं उनमें ज़्यादातर अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 ज़्यादातर जो है वो 1990 1993 में बनी है, जब फॉर्म हुई है वो उन दिनों में थी। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है क्योंकि ये लोग ही इस दौरान में गवर्नमेंट में थे। तो एक चीज़ होती है पॉलिटिकल विच हंटिंग। पॉलिटिकल विच हंटिंग ये है कि आपने मेरे ऊपर 200, 150, 350 ऐसे केसेस बना दिए जो कि जिनका सर पैर नहीं है। एक और चीज़ है कि मैंने बास डिसीजन लिए। अच्छा, मैं इस पे भी मैं समझता हूँ कि मैं एज अ लीडर एक विजन रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार हम इस जगह को बेहतर करेंगे। उसके बाद जो मिनिस्टर आ जाता है वो और उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी की जो टीम होती है वो उसको एग्जीक्यूट करती है। आप उसका सबसे पहले एक फोरेंसिक ऑडिट करें। मैं ये जरूर मानता हूं कि डायरेक्ट उस मिनिस्टर के ऊपर एकदम एफआईआर या उसके ऊपर एकदम केस नहीं बनना चाहिए। पहले उस चीज का प्रॉपर फोरेंसिक ऑडिट हो। ऑडिट में अगर कहीं खोट-पोट दो तो जो लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, और उसमें मेरी नजर में ब्यूरोक्रेसी के बगैर ये हो नहीं सकता। तो आप वहां से स्टार्ट करें। मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट अगर बाद में आपको नजर आए, जो नॉर्मली पॉलिटिकल लोग खाली आपको विजन देते हैं और बाकी एग्जीक्यूशन होती है। हाँ, अगर वहां पे इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो जरूर करें, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ पे करप्शन जरूर होती है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। हर एक का डायरेक्ट नाम इस तरीके से नहीं आ जाना चाहिए। तो ये एक चीज है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन करप्ट केसेस के, जो प्रैक्टिसेस के, और दूसरा ये है कि बिटवीन जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, तो इनको आपस में सेपरेट करके वो करना है। और मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं कि चूंकि मैं आज गवर्नमेंट में आ गया हूं तो जो अपोजिशन में उसको लेकर रगड़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सिर्फ एक तरीका है और वो है इलेक्शंस। अगर हम पॉलिटिकल एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम पॉलिटिशियंस जो हैं हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम आपस में जितनी मर्जी जंग करें, हम एक दूसरे को जो मर्जी जिस तरीके से मर्जी करते रहे, हम लोगों ने किसी ने भी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस से मदद नहीं लेनी। जो मिसाल के जमहूरियत की जो रूट एक्शन स्पिरिट थी, देखिए मैं जो हम कहते हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी शिक ये थी कि जाके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातें नहीं होंगी, लेकिन हमने उनसे बात तो होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकली बातें नहीं होंगी। मैं पॉलिटिकल रेफरेंस से कर रहा हूं ना, बाकी चीजें देखिए। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट इज जो हम कहते हैं ना कि वो स्टेट है। स्टेट 3 चीजें होती हैं, एक आपकी नेशनल असेंबली, एक आपकी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और एक आपकी एग्जेक्टिव। एंड एग्जेक्टिव इज नॉट ये फंक्शन। एग्जेक्टिव मींस द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, दे आर द एग्जेक्टिव। बाकी उसकी आगे एग्जीक्यूशन करने वाली वो चीजें हो जाती है। तो इन चीजों ये स्टेट है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट से, तो वो हमारे आईज एंड ईयर्स हैं, वो हमारे हाथ पैर हैं, लेकिन दिमाग जो है ना वो पॉलिटिशियंस हैं। उस दिमाग में जो चीजें आती हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो वहां पे आप उनके साथ ये डिस्कशन नहीं कर सकते हो, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। उसको हमें बैठ के 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमने वहां पे चीजों को चेंज करना होगा। सिंधु साहब, और ये चीज हम एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, हम लोग 75 साल तो ना कहे, लेकिन कम से कम मोहम्मद अली बोगरा के बाद से ये चीजें मुसलसल होती आ रही है और हम मुसलसल खुद ही करते जा रहे हैं। ये हमेशा जब अपोजिशन में जमातें आती हैं उनको ये फील होता है, लेकिन हुकूमत में जब बिल भी हो ये जाना होता है तो फिर मामलात किसी और तरफ चले जाते हैं। सिंधु साहब, ये एक इंप्रेशन जो मैंने क्वेश्चन किया था, इसलिए भी कि आजकल देखें डार साहब भी जो है वो बरी हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब की भी एक केस के अंदर तो पहले ही उनकी सजा मुअत्तल थी और उसमें गालिबन उनका एवन फेल्ड केस था, और अजीजिया में 8 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुई थी, जिसकी अब मुद्दत डेफिनेटली खत्म हो गई। तो उसमें देखना होगा हाई कोर्ट क्या करती है फैसला।
तो ये जो एक साइकिल हमारा चल रहा है, अब 80 की दहाई में देखें, 90 की दहाई में देखें, और अगेन हमारी अभी भी जो इस 20वीं 21वीं सदी में हम आए हैं, तो इसमें भी हमें ये नजर आ रहा है। इस साइकिल को हुमायूं मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं कि हम सियासी जमातों को सारों को बैठ के तय करना होगा कि सियासी मामलात हमें सियासी अंदाज के अंदर हल करने, और इसके अंदर जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट खत्म करनी होगी। आपके ख्याल में इस साइकिल से हम कैसे निकल सकते हैं? हुमायूं साहब ने बहुत अच्छी बात की है, सेंटर साहब ने, और मेरा ये कोई 7वां-8वां इनके साथ प्रोग्राम मैं टीवी पे आ रहा हूँ इनके साथ, अच्छी बात की है, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है। ऐसी बातों को बैठना चाहिए, डेफिनेट बैठना चाहिए। सेंटर साहब जैसे लोग हैं, रात को सेंटर मोहम्मद अली से अपना जो इनके साथी हैं उनसे कि क्या वो पीटीआई नहीं, क्या ये पीटीआई नहीं है सेंटर साहब, और ऐसे लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ बैठना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे बंदों के साथ बैठना कि जो 9 मई के वाकयात में मुलवस हो और उनको मैं सिर्फ इसलिए उनको मुज़ाकरात किए जाए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना, तो ये दिस इज नॉट फेयर। जिस तरह सेंटर साहब ने फरमाया कि फिर अगर इत्तेफाक है तो फिर सबका ही हो, सबका कोई भी उसमें लड़ना नहीं है। मैं 2 दफा मिनिस्टर रहा हूँ, मैं अपनी को तारीफ नहीं करने लगा, लेकिन अगर मैं शायद वकील ना होता तो आज मौका मार रहा था बिल्कुल। तो ये मतलब बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को ये हो जाए, ये हमारा बड़ा खूबसूरत हमारी जन्नत है। अगर हम इसको लूट लूट के लोग खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये 5 प्यारे जो थे और जिस तरह से जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट में फैसला दिया, और आखिर में मेरे उस्ताद हैं आसिफ हुसैन खोसर साहब, उन्होंने एक जुमला लिखा दिया, एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सिर्फ अपने बेटे से तरह रिलीज किया हम उनको सजा दे रहे हैं। तो दिस इज नॉट द वे, मतलब मैं अब उस फैसले में बात कर सकता हूँ। तो बाकी सेंटर साहब की बात इत्तेफाक है कि लोगों को बैठना चाहिए, डायलॉग होगा, आपस में डायलॉग होगा, जिस तरह हर इदारा अपना इंतजाम करता है, सियासतदान क्यों नहीं कर सकते? और 5 साल के बाद वैसे भी अवामी इंतजाम होता है, तो ये सिर्फ सियासतदानों के ऊपर ही क्यों? लेकिन इसमें से हम सब भी शरीक होते हैं। अगर एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरे मिठाइयाँ बांटते हैं, एक से दूसरी जाती है तो तीसरे मिठाइयाँ बांटते हैं। ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है, और ऐसे लोगों के साथ मुझे अच्छा लगा और इन लोगों के साथ बैठना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ का मतलब भी यही था बात करने का कि अब जो है, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ हमने खो दिया, अब हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना होगा। आपने देखो उन्होंने सारी तलखियां बुला दी, कोई बात नहीं की, हालांकि 3 दफा उनको गवर्नमेंट से पकड़ के निकाला गया। तो ये बहुत कुछ होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सेंटर साहब को पता है, मोहतरम अहमद अवैस साहब हमारे मोहतरम है, उनको भी पता है। तो अब इन बातों को भूल के खत्म करके पाकिस्तान की जो है अपना तरक्की और फलाह उसके लिए काम करना चाहिए, अदरवाइज फिर भी ये काम और ज्यादा बैक टू बस्ट होगा। अच्छा सिंधु साहब, एक चीज़ और जो बड़ी अभी भी डिस्कशंस के अंदर ज़ेर बहस आती रहती है, 9 में इस तमाम मरकज़ है तमाम चीज़ों का, जब भी कोई हवाला आता है वफामत का भी, कुछ भी हो, अभी आपने भी उसका तस्करा किया। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार ऐसे मौके हैं जब स्टेट इंस्टीट्यूशन, रियासत के जो अनासर हैं बुनियादी, वो भी अंडर अटैक रहे हैं। अगर इस वक्त भी देखें तो कोई पाकिस्तान का कोई एक शहरी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये ना कह रहा हो कि अच्छा 9 मई के जो असल कल्प्रेट जो जिन्होंने किया कि उनको अच्छा जी आप छोड़ दें, या जो भी कानून कहता है आप उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जिस अंदाज के अंदर, अब फरतुल्लाह बाबर साहब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पीएस पार्टी से तल्लक रखते हैं, और वो ये कहते हैं जी कि हमने ज़ियाद दौर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की थी, लेकिन इस वक्त जो इस सारे मामले के अंदर ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को कोई तफरीक नहीं की जा रही, जिस अंदाज में जो कुछ किया जा रहा है, ये ज़ियाउल्लाह के भी उस बदतरीन जो हाल थे उनको भी पीछे छोड़ जाता है। तो आप नहीं समझते कि ये हमें ज़रा इसको भी देखना होगा कि हम एक जवाज बना के, हम माजी में आपकी जमात के साथ भी हुआ, उसको बिल्कुल तोड़ के काफ लीग बना दिया, पेट्रियाट बनाई गई पीएस पार्टी के अंदर से, और ये मश्क ख़त्म होनी चाहिए। ज़रा पॉलिटिकल स्पेस इतनी होनी चाहिए कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको जवाज बनाकर जो है कि अब सियासी मुकासद भी नहीं होने चाहिए। सर देखिए सर, ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ कि ये डायलॉग के बगैर बिल्कुल ये मसला हल नहीं होगा। जहां तक आप बात करते हैं विक्टिमाइजेशन की, तो बाबा सरकार है, सियासी माहौल है, इलेक्शन का अभी शुरू होना है, हमने उनके खिलाफ बात करनी है, उन्होंने हमारे खिलाफ बातें करनी है, क्योंकि इसके बगैर इलेक्शन ये तो नहीं कि मैं उनकी तारीफें करूँगा, वो मेरी तारीफें करे। लेकिन शायद वो भूल गए कि ज्यादा दौर में जब मुस्लिम भुट्टो के सर पर डंडे मारे गए, जब मोहतरमा के कान पे ठुड्डा मारा गया और उनका कान जो आखिर तक खराब रहा, शहीद होने तक भी, तो शायद इन चीजों को पता नहीं, मुझे नहीं पता, हालांकि इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, कैसे वो भूल गए इस चीजों को। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि उनकी बात ठीक है, इन बातों को खत्म होना चाहिए, और जो भी कोई जुर्म करता है उसके अलावा किसी के साथ भी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सियासी बातें मद्देनजर है। आपने देखा होगा अभी इस पूरे काम में जो भी आपने घंटे का इंटरव्यू लिया, जितनी देर का, मैंने कभी एक खानदान का भी नाम नहीं लिया। मेरे दोनों बड़े हैं, इंतहाई अदब और मदद के साथ,
मतलब उन बार बार उन्होंने शरीफ फैमिली का नाम लिया, सबका लिया, फलां किया, तफसीर की बात की, ये फिर मुझे आपने देखा किसी एक बात से भी बात करते कि मैं फलां ऐसे होगा ऐसे होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे हम दूरियां पैदा होती है और इसी से तरक्कियां जन्म लेती हैं। डायरेक्ट फितरी रास्ता है और इलेक्शन होना चाहिए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के लिए। अहमद अवैस साहब, आपके ख्याल में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मिलिट्री कोर्ट, जब आपने स्टार्ट में गुफ्तगू की, ये एक माहौल के अंदर जो है कि वो एक बेहतरी आएगी, फिर इलेक्शन की अगर डेट आ जाती है वो भी आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो जिस अंदाज में आपने भी खदशे का इजहार किया और सेनेटर साहब भी कर रहे हैं, अगर वही सूरत हाल चलती है या उसके अंदर भी कुछ बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस समय विशेष सर्कल से निकल करके हम बारी बारी एक दूसरे को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका फ़ायदा गैर जमहूरी कुव्वतें किस तरह से उठाती हैं, तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं बाहर? देखिए, ये अभी जो सेनेटर साहब ने इस तरफ इशारा किया, ये बड़ी पॉलिटिकल मेजोरिटी की बात की है और ये इंतहाई जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों में जो बिल्कुल मैं हकीकत बयानी से ये बात कर रहा हूँ कि वो मेच्योरिटी हमें नजर नहीं आती। हम जिस वक्त इक़्तिदार में आते हैं, किसी ऐसे पोजीशन में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि फौरन अपने ओपोनेंट के साथ कोर्ट सेटल करें, वजह से कि हम एक कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाएं इसकी तरफ और मिल के आपस में काम करें और ये आपस में तहैया कर लें कि हम मिल बैठेंगे। बड़ी अच्छी उन्होंने भी बात की, तो दोनों साहबान ने बहुत खूबसूरत बात की, आपस में बैठ के बात को हल करें और अपनी दाढ़ी जो है हम तीसरे को ना पकड़ाएं। जब तीसरे के हाथ में अपनी दाढ़ी पकड़ा दोगे तो फिर तो वो सवाल करेगा, वो आपके है। और दूसरी बात ये की उन्होंने बड़ी अच्छी मोहम्मद अली बोगरा के जमाने की बात की है, तो वो एक ऐसी तारीखी वो एक साल है 1954 का कि जब अयूब खान बीइंग चीफ कमांडर इन चीफ, उसको बाकायदा तौर पर कैबिनेट का मेंबर बना लिया गया है, डिफेंस मिनिस्टर। तो यहाँ से पार पॉलिटिक्स जो है वो परमानेंटली शिफ्ट कर गई, पार फलक्रम शिफ्ट कर गया। ये बड़ी खतरनाक गेम गई थी जिसके अब तक हम उससे नुकसानात से नजर आजमा है और भुगत रहे हैं वापस। तो बात यह है कि हमें ये मेच्योरिटी इंतहाई पैदा करनी चाहिए इसके अंदर, और अपने मामला, कोई ऐसे मामला भी नहीं है। मसला ये कौन सा बड़ा मसला है कि हम कहते हैं कि हमने आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, तो हम 90 डेज में इलेक्शन करवाएं, कोई जीत है। हमारे ज़हन में ये मेच्योरिटी होनी चाहिए इतनी तो कि कोई जीत जाए इलेक्शन, फिर इलेक्शन करवा दे, जो जीत जाए उसको ही हैज राइट टू फॉर्म दी गवर्नमेंट और 5 साल हुकूमत करे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। और ऑपोजिशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज शैडो गवर्नमेंट। ये चीजें जब तक हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तो जब तक हम फिर उस फीलिंग पे रहेंगे कि हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें और किसी तीसरे की ताकत को इस्तेमाल करें फॉर दिस पर्पस, और वो नुकसान में मुल्क भी नुकसान में जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी पुष्ट रह जाता है, बहुत पीछे रह जाता है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और खलील ताहिर सिद्धू साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमारी मोहम्मद सेनेटर PTI से। और बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान को अगर तमाम सियासी माशी हालात और बहरानों से पाकिस्तान को निकालना होगा, तो फिर हमें गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखने की बजाय अवाम की तरफ देखना चाहिए और अवाम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो काम करने चाहिए कि उसकी इतनी सपोर्ट हो कि किसी गैर जमहूरी कुव्वत की सपोर्ट हासिल ना करनी पड़े इक़्तिदार के लिए। आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।